दोस्तों नमस्कार। अमेरिका से आज हमारे साथ जुड़ गए हैं बड़े भाई तेजिंदर मान उर्फ तेजी मान। अपने दोस्तों के बीच में तेजी मान के नाम से मशहूर हैं। हरियाणा के करनाल जिले के घोगड़ीपुर गांव के रहने वाले हैं। कई साल से अमेरिका के कैलिफोर्निया शहर में रहते हैं और इनसे पूछेंगे कि डोनाल्ड ट्रंप के राष्ट्रपति दोबारा शपथ लेने के बाद 20 जनवरी को शपथ ली थी, किस तरह का अमेरिका में माहौल है। जो मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगाई हुई है तो वहाँ क्या माहौल है, कैसे धरपकड़ वहाँ की जा रही है। जो बच्चे डोंकी के जरिए गए थे जिनको वर्क परमिट मिला हुआ है उनके लिए क्या कुछ खतरे हैं, और जो बच्चे अभी डोंकी से गए थे लेकिन कैंपों में हैं और डिटेंशन सेंटर में हैं और उनको अभी तक वर्क परमिट नहीं मिला है, जमानत नहीं मिली है, उनके लिए क्या होने वाला है, ग्राउंड की रिपोर्ट वहाँ की क्या है। आप वीडियो तो आखिर तक सुनना, चैनल को सब्सक्राइब करना और ज्वाइन भी करें। और आपके भी कोई सवाल हैं पूरी वीडियो सुनने के बाद, यदि आपके कोई सवाल बाकी रह जाते हैं आप कमेंट बॉक्स में लिख देना, तो उन सवालों के जवाब भी हम जानने की कोशिश करेंगे। और अब बात करते हैं तेजिंदर भाई से। जी तेजिंदर भाई नमस्ते। नमस्कार करमपाल भाई साहब, और आपको पड़ताल टीवी के सारे व्यूवर्स को सबसे पहले रिपब्लिक डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं जी, मुबारकबाद। बहुत शुभकामनाएं। आप अमेरिका में बैठ के भी और भारत का संविधान गणतंत्र दिवस को याद कर रहे हैं, यही महानता है, यही देश के प्रति असली देशभक्ति है भाई साहब। जी भाई साहब जी, क्या माहौल है भाई साहब। अभी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप के 20 तारीख को उन्होंने शपथ ली थी और पहला ही ऑर्डर कर दिया, मैक्सिको बॉर्डर पर इमरजेंसी लगा दी। और आप बिल्कुल बॉर्डर वाले उसी इलाके में कैलिफोर्निया में आप बैठे हुए हो अभी, और बिल्कुल मैक्सिको का आपसे बॉर्डर लगता है। क्या माहौल, ग्राउंड रिपोर्ट बताओ भाई साहब, वहाँ की क्या है। भाई साहब देखो, मैं लीगल तो एडवाइजर नहीं हूं, बट मेरे जो खास मेरे सब दोस्तों को, जानने वालों को पता है कि जो यहाँ के बहुत ही प्रतिष्ठित और बड़े इमिग्रेशन के वकील है वो मेरे दोस्त हैं। और जैसे आप में क्यूरियोसिटी है, मैं भी पूछता रहता हूँ दोस्तों के बारे में। तो माहौल बड़ा टेंस में है वैसे तो, और हर आदमी डरा हुआ है, और इंक्लूडिंग मी, हम सब डरे हुए हैं कि क्या माहौल होगा क्या नहीं होगा। और ये ऐसा लगता है कि कोई खाली इस 4 साल के लिए नहीं, ये कुछ ऐसा करने जा रहे हैं कि आगे भी ऐसा हो कि बहुत ही कम लोग यहाँ पे घुस पाए इमिग्रेशन के मामले में। ये भी कोशिश कर रहे हैं कि असाइलम को खत्म करने की घोषणा की जाए। ओके। तो इन्होंने ये तो ऑर्डर कर ही दिया था कि साउथ का जो बॉर्डर है उसको सील करके इमरजेंसी लागू कर दी। और सब कहते हैं कि ट्रूप्स इनके पास कम है, सैनिक कम है यहाँ पे लगाने के लिए। जो फेडरल की जितनी भी एजेंसीज हैं, चाहे वो DEA है, जो इमिग्रेशन से अलावा, जैसे इमिग्रेशन को आईसी ही बोलते हैं, DHS, डिपार्टमेंट ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी, आइस बोलते हैं इमिग्रेशन एंड कस्टम एनफोर्समेंट को, जो अलग डिपार्टमेंट है उन सब को भी पावर्स दे दी गई है, इंक्लूडिंग DEA, शेरिफ, पुलिस, जो भी डिपार्टमेंट सरकार के अंडर है, कि आप भी किसी भी इमिग्रेशन के मामले में इंटरफेयर पूरा कर सकते हो, और जो भी आपको इलीगल इमिग्रेंट दिखे आप तुरंत गिरफ्तार कर सकते हो। जो कि पहले सिर्फ आईसीई बोलते हैं, वो सिर्फ उसको पावर थी। तो सबसे पहले तो इन्होंने ये कर दिया जी। और जो हेड ऑफ इमिग्रेशन कोर्ट है, इन्होंने उनको फायर कर दिया आते ही। वो कोऑपरेट इनके साथ नहीं कर रहा था, तो इन्होंने उनको भी फायर कर दिया है। तो जी सर, जो इमिग्रेशन के मामले में ये बहुत ज्यादा सख्त होने जा रहे हैं, हो गए हैं, होने जा रहे हो गए हैं जी। और जो भी किसी भी केस में, चाहे वो शराब पीकर गाड़ी चलाने के केस में या किसी भी केस में गलती से अंदर है, तो उसके लिए बड़ी बुरी खबर है कि उसको इमिग्रेशन का होल्ड लगाएंगे और ये पूरी कोशिश करेंगे कि उसको ना छोड़ा जाए। और जैसे कि पहले कोई क्रिमिनल एक्ट में कोई केस में चला गया तो जजेस वगैरह, क्रिमिनल केसेस के जो जजेस थे, वो जमानत दे देते थे। तो अब उन्होंने वो बिल्कुल बंद कर दी है जी, एज जो आज के दिन की बात है। जी, उनको जमानत नहीं मिलेगी।
नहीं मिलेगी जी। और साथ में उनको इमिग्रेशन के हवाले कर दिया जाएगा कि उसकी किसी तरह से उसका लीगल स्टेटस खत्म करके और उसको इंडिया वापस डिपोर्ट किया जाए। जी, तो जो बॉर्डर है भाई साहब, जहाँ से मेक्सिको से हमारे जो लोग हैं, यहाँ से जहाजों के जंगल के जरिए मेक्सिको पहुंचते थे, वहां से अमेरिका में एंट्री करते थे, उस बॉर्डर पे जो इमरजेंसी और सील करें आप लगा दी, वहां का क्या माहौल है? बॉर्डर से अभी एंट्री बंद है, आ रहे नहीं आ रहे? बंद है। मेरे पास भी कई रिश्तेदारों के दोस्तों के फोन आए हैं, किसी का बच्चा किसी का जानकार मेक्सिको बैठा है, तो वो ऐसे के ऐसे वहीं पे रुक गए हैं, कोई भी एंट्री अभी नहीं हो रही है। और साथ में जो भी बच्चे जेल में, चाहे वो 2 महीने से, 4 महीने से, 6 महीने से अंदर था, उसको भी इन्होंने बिल्कुल बंद कर दिया है छोड़ने के लिए। जैसे कि ये ट्रंप ने शुरू में ही कहा था कि अरेस्ट एंड रिलीज पॉलिसी को बिल्कुल खत्म कर रहे हैं। तो उनको अगर केस लड़ना है तो वो जेल के अंदर जो डिटेंशन, अभी तक तो डिटेंशन सेंटर बोलते हैं, तो वो डिटेंशन सेंटर के अंदर जाकर ही लड़े, वहीं रहकर लड़े। ओके, ये जो कैंप बोलते हैं इसी को डिटेंशन सेंटर बोलते तो हैं? ये डिटेंशन सेंटर है जी, इसको डिटेंशन सेंटर बोलते हैं। तो कैंपों में भी तो बहुत सारे हजारों लाखों लोग हैं भाई साहब अभी भी। बहुत वो लोग हैं जी। और उनके लिए दुर्भाग्य से बड़ी बुरी खबर है कि उनके लिए बहुत ज्यादा मुश्किल होने वाली है। अच्छा, अभी तक तो लोग ये कहते थे कि कैंपों से 2 महीने 3 महीने बाद उनको जमानत मिल जाती थी, अब जमानत मिलना मुश्किल है उनके लिए। जैसा देखो जी, वो तो उनके भाग्य की बात है, बट जैसा मुझे मेरे वकील ने बताया है कि लगभग नामुमकिन है। लगभग नामुमकिन है। जी। जी भाई। अच्छा भाई साहब, जो लोग बच्चे डोंकी पर वहां पहले जा चुके हैं और उनको जमानत मिली है, वर्क परमिट उनके पास है, केस उनका चल रहा है, उनके लिए किस तरह माहौल है? जो ड्राइविंग कर रहे हैं, ट्रक चलाते हैं, कहीं स्टोर में काम कर रहे हैं, डोंकी से गए थे, असाइलम लगा दी और जमानत मिल गई, वर्क परमिट उनके पास, उनके लिए कोई भी खतरा है क्या? ए, एक धारा है 240, अगर शायद मैं ठीक हूं तो जी। पहले जो असाइलम लगता था वो उस 240 धारा के अंतर्गत हमें अधिकार था असाइलम लगाने का। जी। लेकिन अब इन्होंने आते ही वो धारा खत्म कर दी कि जो भी जनवरी 2023 से अभी तक आ रहा है वो 240 धारा के अंतर्गत नहीं, 235 बी धारा के अंतर्गत होगा, जिसके तहत इमिग्रेशन ऑफिसर को ही पूरी पावर होगी कि किसी के बारे में भी कोई डिसीजन लेना है, डिपोर्ट करना है, उसको डिटेन करना है, लोकेशन लगानी है, उसकी कोई भी अपील नहीं लगेगी। और ओके। जो जो बच्चे अभी स्टोर्स पे काम कर रहे हैं वो बड़े डरे हुए हैं। मेरे पास भी फोन आते हैं, शायद आपके पास भी आते होंगे जी, बताना क्या चल रहा है। और जी। तकरीबन काम छोड़कर अपने अपने घर आ रहे हैं। अब इनका एक और अगले वीक से स्टार्ट हो जाएगा कि इन्होंने कुछ जगह तो चिन्हित कर रखी है। हो सकता है शायद मेरा भी घर हो जिसमें ज्यादा लोग रहते हैं, हो सकता है किसी और का भी हो। तो अब ये उन पर रेड्स लगाने शुरू कर देंगे। तो साथ में ये भी करेंगे कि मान लो मेरा घर तो लॉस एंजलिस में है और किसी ने केस लगा रखा है सैन फ्रांसिस्को में, जी। वो मेरे घर में रहता पकड़ा गया तो उसको फिर पकड़ लेंगे। अभी जहां पर आपके केस का एड्रेस है आप वहां पे जाइए, वहां पे रहो, अदरवाइज आप इलीगल हो। जी, केस जहां है वहीं उसको रहना पड़ेगा। जो आपने अपने केस में एड्रेस दिया है आपको वहीं रहना पड़ेगा। अगर आप किसी और जगह मिले तो आपके खिलाफ कार्रवाई होगी। जी, ठीक है। तो आपने बताया भाई साहब, जो बच्चे जनवरी 23 के बाद गए हैं और जो वर्क परमिट है, असाइलम का केस चल रहा है, उनको भी खतरा है, वो भी मतलब? जी, पूरा खतरा है। जी जी जी। और उस ये, पहले वाले जी सर, उससे पहले वालों को खतरा नहीं है? उससे पहले वालों को भी अभी किसी के बारे में कुछ कहना ठीक नहीं, क्या हो सकता है, लेकिन उससे पहले वालों के बारे में भी ये कर रहे हैं कि असाइलम जो भी जजेस इनको कोऑपरेट नहीं करेंगे, ये अगले 15 दिन या 20 दिन, 1 महीने के अंदर जो भी जजेस इनके खिलाफ हैं उनको चेंज कर रहे हैं। ओके। नई जजेस की भर्ती आ रही है, उन जजेस सारे वो करेंगे जो ये कहेंगे। उनका काम जी। होगा कि जल्दी से जल्दी 2 महीने में, 4 महीने में, 6 महीने में केस को फारिग करें। और उसके बाद होती है जी एक अपील BIA में।
नीचे लोअर कोर्ट में मार जाते हैं। फिर आता है BIA, उसके बाद आता है 9 सर्किट। अलग अलग स्टेट्स का है, 5-6 स्टेट्स में 9 सर्किट है, किसी में 6 सर्किट है, ऐसे इन्होंने डिवाइड कर रखा है। जैसे हाई कोर्ट है, कहीं सुप्रीम कोर्ट है। तो जब नीचे आते हैं कोर्ट से, उसके बाद अपील डालती है BIA में, इमिग्रेशन ऑफिसर्स, कुछ ऐसा उसको बोलते हैं। तो वहां 3-3, 4-4 साल पहले लग जाते थे उसका फैसला आने में। उसके बाद आता था 9 सर्किट में, मान लो हाई कोर्ट में, तो 3-4 साल वहां लग जाते थे। अब इन्होंने पॉलिसी बना दी है कि नीचे फटाफट नीचे फारिग करो, और BIA में भी विद इन 3 मंथ्स, 4 मंथ्स या 6 मंथ्स में फारिग करो, और ऊपर जाके 9 सर्किट में जल्दी से जल्दी फारिग करो। तो ये इमिग्रेशन के बारे में इनका ये नेक्स्ट स्टेप है जी। और जो भाई साहब, बहुत सारे बच्चे ऐसे भी हैं, यहाँ से स्टडी वीजा में चले गए, बहुत कम पैसे में वहां पहुंच गए अमेरिका, और वहां जाके फिर उनको ये लगा कि फीस कम भरनी पड़े, फीस ना भरनी पड़े, असाइलम लगा दिया ताकि फुल टाइम काम करें। उनके लिए कोई मुश्किल रहने वाली है? जब ट्रम्प पहले टर्म में आया था, तो उन्होंने एक कानून बनाया था कि जो भी, एक तो डंकी का रास्ता हो गया, एक वीजा से कोई आता है, स्टडी बेस पे है, या कोई आप फैमिली के साथ विजिटर वीजा पे आ गए, या कई आदमी बॉर्डर पे नहीं पकड़े जाते थे, तो वो सेफ निकल के आ जाते थे। उन्होंने उस टाइम पे कानून बनाया था। उनका क्या होता था कि पहले 10-10 साल, 12-12 साल इंटरव्यूज नहीं आते थे, क्योंकि वो केस लगता था असाइलम ऑफिसर के पास। तो जैसे मान लो भाई BDO ऑफिस में केस है, वो तो जो डंकी के रास्ते से आए उनका कोर्ट में होता था, कोर्ट में अपील डाल के जल्दी आपको हियरिंग मिल जाती है, तो ऑफिसर के पास नहीं टाइम होता था। उन्होंने कानून बनाया था कि 45 दिन के अंदर, विद इन 45 डेज, आप उनका इंटरव्यू लो, या उनको पास करो या फेल करो, आगे निकालो, ताकि जल्दी से जल्दी जो पेंडिंग ना रहे कोई केस। तो उन दौरान बहुत लड़के 45 दिन में भी, आपने बहुत तो सुना होगा जी, मैं तो 2 महीने में पक्का हो गया, मैं 4 में हो गया। तो ये अब उस प्रोसेस से हो सकता है कर दे, लेकिन जैसे आपको बताया कि इमिग्रेशन का मामले में बहुत ज्यादा सख्ताई हो गई है, और इन्होंने बिल्कुल ही ग्रीन कार्ड देने बंद करने हैं, क्योंकि इनकी जो रिक्वायरमेंट थी वो पूरी हो गई है। और अगले 5 साल में इनका टारगेट है कि 20% मैन वर्क को खत्म किया जाए। अब बहुत सी गाड़ी, अब हमारे जो आदमी हैं वो या तो स्टोर पे काम करते हैं, या उबर चलाते हैं, डोरडैश चलाते हैं, या ट्रक चलाते हैं। आज भी आप लॉस एंजल्स में जाओगे, न्यूयॉर्क में जाओगे, तो बहुत गाड़ियां आपको बिना ड्राइवर के उबर मिल जाएंगी। ड्राइवरलेस। अभी कोई ड्राइवर नहीं है उसमें, गाड़ी चल रही है, कंप्यूटर से जा रही है, आपने ऑन की तो बिना ड्राइवर गाड़ी आपके पास पहुंच गई। ये तो टेस्ला वगैरह में आम है ही, जो हम सब, आपके पास सबके पास गाड़ियां हैं यहाँ, सब दोस्तों के पास। तो ऐसे ही इन्होंने ट्रक में करना है। सिस्टम ये बना देंगे कि सीधी कंपनीज की गाड़ी होंगी, 100 गाड़ी, 200 गाड़ी, वो बिना ड्राइवर के जाएंगी, आएंगी तो 1 या 2 आदमी होगा, सिर्फ चार्जिंग लगानी है, सुबह निकल के फिर निकल गई। तो 20% तो इनकी जॉब वैसे ही कम कर देंगे, ताकि ज्यादा, एक तो इनको इन्फ्लेशन, जो महंगाई इनकी होगी, इसको कम किया जाए, और जो भी काम मिले तो इनके लोगों को ज्यादा काम मिले। ऐसा नहीं है कि बिल्कुल खत्म हो जाएगा, लेकिन जो पहले इलीगल इमिग्रेंट्स, हर देश का इमिग्रेंट है यहाँ पे, और हर देश का जो इलीगल है वो अलग तरह का क्राइम करता है। जैसे चीन देश में इन्होंने सीधी अनुमति दे रखी है, कोई आओ बिना वीजा के, तो वो यहाँ चोरी करके भाग जाते हैं, लूट के भाग जाते हैं, क्योंकि उनका कोई रिकॉर्ड नहीं होता। मैक्सिको वाले को जाते हैं। हमारे देश वालों का अब एक नया स्कैंडल इनको मिल गया है। तो हमारे देश के बहुत से लड़के हैं, ट्रेलर चोरी करते हैं, सामान बेच देते हैं, वो इनके नोटिस में आ गया। तो अब तो गलती से, चाहे बेशक वो ड्राइव अंडर इन्फ्लुएंस, शराब पीकर गाड़ी चलाने वाला हो, या ये चोरी वाला हो, अगर कोई गलती से अभी जेल में चले गया तो उसको ये छोड़ेंगे नहीं। इनका मुख्य टारगेट, उनको जो ये बोल रहे हैं, ये 18,000 कुछ आइडेंटिफाई किए हैं, वो इसी तरह के लोग हैं जिन्होंने क्राइम कर रखे हैं अपने जीवन में यहाँ पे आके। ओके जी। तो ये भाई साहब, जैसे बॉर्डर से आने बिल्कुल उन्होंने रोक लगा दी, बंद हो गया, और यहाँ से जो ऑलरेडी काम करे उनको घर भेज देंगे वापस।
तो उससे वहाँ क्या असर पड़ेगा जो अमेरिका की अर्थव्यवस्था पर? काम धंधे जैसे एम्प्लॉयमेंट नहीं रहेगी, खेतों में कौन काम करेगा, स्टोर पे कौन काम करेगा, ट्रक कौन चलाएगा? असर तो वहाँ उसका इफ़ेक्ट क्या रहेगा? बिल्कुल ये इमिग्रेंट्स के बिना संभव ही नहीं है यहाँ पर पूरे काम को, जो भी लेबर डिपार्टमेंट को संभालना। लेकिन जैसे कि हम आप बात कर रहे हैं कि जो इलीगल इमिग्रेंट्स क्राइम करते हैं, सबसे पहले तो उनको आइडेंटिफाई करेंगे। ओके। जो ठीक आदमी की जरूरत सबको है समाज में। जी। अब कुछ ऐसा पिछले कुछ दिनों से हो गया था कि हर जगह हमारे लोगों की तादाद भी ज्यादा हो गई थी और टोली बना के जो है चलते थे। तो अपने आप एक माहौल सा ऐसा हो गया कि आम आदमी की भावना हमारे खिलाफ हो गई। जी। आप भी अगर शहर में रहते हो तो 100-200 आदमी एकदम गांव से, चाहे हम भी गांव से ही हैं, लेकिन एकदम आए हा हुल्ला करें तो हम सब परिवार वाले परेशान हो जाते हैं। जी। तो इनका मेन मकसद तो है जो क्राइम करें उनको यहाँ से निकालो। अपने देश के जो अच्छे नागरिक हैं, जो ये ऐसी बात नहीं सबको नहीं निकालेंगे ये, लेकिन जी। जो काम करने वाले हैं उनकी इनको जरूरत है। जो पुराने, हुँ। लेकिन ये पेपर्स देने में बड़ी दिक्कत ना देंगे। अभी तक तो मेरे घर पे बैठे हैं, आपके पे बैठे हैं, सब सोचते हैं अभी 2 महीने बाद ये काम पे लग जाएगा, चला जाएगा। फिर जब ये हुँ। जॉब भी कम कर देंगे, लोगों को काम नहीं करने देंगे, एक साल कौन किसके घर में रह सकता है? और इंडिया से मंगाकर कौन पैसे यहाँ पे डॉलर्स में खर्च सकता है? और 1 साल के बाद भी उनको पता है कि पेपर्स इनको देने नहीं। तो एक ये ऐसा माहौल कर देंगे जैसे इंग्लैंड से सारे या तो अमेरिका भाग के आ गए थे, या इंग्लैंड से अपने हिंदुस्तान में चले गए थे। तो इनका टारगेट है कि उस तरह करने का। जी। तो एक चीज़ तो ये भी रहेगी भाई साहब, जैसे ये लोग वहाँ से बाहर भेजे जाएँगे, बाहर से एंट्री बंद हो जाएगी। तो जैसे अभी पे मिलती थी जो लोगों को, कम मिलती थी, जैसे कॉम्पिटिशन ज़्यादा हो गया था, बच्चे ज़्यादा थे, $9, $8, $10। तो जो सही लोग हैं जिनके पास वर्क परमिट है, उनको कुछ ज़्यादा भी मिलने लगेगा, ऐसा भी कुछ संभावनाएँ हैं? ये बिल्कुल ठीक बात, जिसके पास प्रॉपर पेपर वर्क्स है उसको ठीक काम मिलेगा। ये हमारे लोग ही एक्सप्लॉइट कर रहे थे। स्टोर पे 2 महीने किसी से काम कराया, 4 महीने किसी से कराया, पैसे देने की बात आई, फिर नया आदमी हायर कर लिया, मजबूरी में नया लड़का फिर लग गया, चलो भाई तब तक काम ही सीख लेंगे। तो ऑब्वियसली जो मिनिमम वेजेस है वो तो उनको देने पड़ेंगे। जी। मिनिमम वेज क्या रहता है वैसा सरकार की तरफ से, क्या फिक्स है वहाँ पर घंटे? शहर का, हर स्टेट का अलग अलग है। जैसे हमारे यहाँ 16 से लेके 18-19 भी है, किसी दूसरे स्टेट जैसे महंगाई है उसके हिसाब से वेजेस है। ओके। जी, 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 जी। तो क्या पूरे अच्छा, एक और यहाँ सिटीज़नशिप को लेकर भी बड़ा वो चल रहा है भाई साहब। ये सुनने में आ रहा है कि ट्रम्प ने जो डेडलाइन तय की थी, 19 फरवरी 2025 के बाद जो बच्चे वहाँ पैदा होंगे, उनको सिटीज़नशिप नहीं मिलेगी। ऐसी खबरें आ रही हैं, जो महिलाएँ प्रेग्नेंट हैं, 8 महीने की, 9 महीने की, हॉस्पिटल्स में जा रही हैं, प्री डिलीवरी वो करवा रही हैं, 19 से फरवरी से पहले-पहले डिलीवरी हो जाए। ऐसा क्या माहौल है वहाँ का हॉस्पिटल्स का? हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक कही। मैंने भी ये 1-2 वीडियोस देखी हैं इस बारे में। और जब बात करी यहाँ लॉयर से तो उन्होंने भी यही बात बताई कि मुश्किलें सबके लिए हो रही है। फिर कहीं इसमें कमी असल में हमारे लोगों की भी बहुत है कि जो हुँ। ये स्थिति तक आए हैं तो पूरे लॉ अबाइडिंग नहीं रहे। पिछले 2-3 सालों में अब हम कहेंगे तो फिर कह देंगे भई ये तो पुराने बैठे हैं, फिर जब हमारी बारी आए तो फिर ऐसी बात कह देते हैं। लेकिन फिर भी कुछ सालों में हम तो कोशिश करते हैं अभी जो हमारे पास आए, जो हमारे जानकार हो भई वो उनको अच्छे रास्ते पे लगाएँ, अच्छी तरह काम बताएँ, ठीक शिक्षा दें। बट पिछले कुछ 2-3 सालों में बड़े दुर्भाग्यपूर्ण बात ये हुई कि कोई किसी की मानता नहीं, कोई किसी की सुनता नहीं, कोई किसी को कहता भी नहीं। ऐसा हो गया कि यार ये गिल साहब है, ये 10 साल में इसने क्या कर लिया, मैं तो अभी आया हूँ, मैं देखो मैं कहाँ से कहाँ पहुँच जाऊँगा। तो कुछ कारण ये भी रहे हैं। सॉरी, मैं दोबारा उस पे आता हूँ प्रीमेच्योर डिलीवरी वाले पे। ये मैंने भी सुनी है कई जगह, बट मुझे वीडियोज़ के माध्यम से ही पता लगा। मेरी किसी जानकारी में तो ऐसा नहीं हुआ, लेकिन ये कानून तो बन ही गए थे। अभी ये कोर्ट ने 5 फरवरी तक उस पे रोक लगाई है, लेकिन जो लगाएगा कि वो मेजॉरिटी इनके पास है, तो चीफ जस्टिस चेंज करना हो तो ये सब कुछ कर सकते हैं। ओके, ओके।
जी, यानी कि ट्रम्प खूब पावरफुल हैं अभी वहाँ पर। खूब पावरफुल है दोनों हाउसेज में। ये अच्छे उन्होंने मेजोरिटी, जैसे हमारा लोकसभा राज्यसभा है, इसकी दोनों हाउसेज में तो इनकी पूरी मेजोरिटी है। और जो भी ये करेगा इसको कोई रोकने वाला नहीं। उससे अलावा लोगों जैसे ये तो ना, लोगों की भावना इसके साथ है। जी, जी, जी। जी, जी। तो यानी कि अभी किसी को अमेरिका जाना है, तो वो एक नंबर पे जाए, स्टडी वीज़ा प्रॉपर या टूरिस्ट वीज़ा, डोंकी का यदि कोई जाने का विचार है तो बंद कर दे उसको। बिल्कुल बंद कर दे, सोचे भी ना जी। और हुँ, किसी एजेंट के बहकावे में नहीं आए। और एजेंटों को मैं बताता हूँ, जैसे इन्होंने ड्रग्स माफिया को आतंकवादी घोषित किया है, इसकी अगली जो प्लानिंग है, इन सब एजेंट्स को आतंकवादी घोषित करना है। हुँ, तो इसलिए समस्या सबके लिए होने वाली है। तो अपने घर में ना ही कोई बच्चा देखो आता तो मजबूरी में है जी, बेरोजगारी है। अगर वहां पे सारे साधन संपन्न हो तो क्यों आए। तो हुँ, लेकिन फिर भी अब बिना बात पे अब 50 लाख का कोई सोचे, भाई मैं तो आधे रास्ते तक आ गया हूँ, मेरे तो इतने पैसे फंसे हुए हैं, देख के रिस्क ले लेता हूँ। वो तो उनकी हुँ, मर्जी है, कोई रिस्क ले ना ले। उनको सबको पता लग गया जी क्या इनकी स्टोरी होती है, क्या इन्होंने क्या किया। उनके अब आदमी उनके, अब क्या होता है गिल साहब, पहले जब असाइलम का जब असाइलम का इंटरव्यू करते हैं जज साहब, इंडिया में डॉक्टर से भी वीडियो कॉल करने लग गए हैं। एक मैं ओके। मजेदार आपको बताता हूँ। एक ने डॉक्टर को बता दिया कि डॉक्टर है जी, लो वीडियो कॉल कर लो। जज ने कहा भी मैं डॉक्टर से बात करना चाहता हूँ। हुँ, और हमारे वाले ऐसे कलाकार हैं, और डॉक्टर अमेरिका में बिठा रखा है उसको। ओह! तो दिन का टाइम तो इंडिया में तो टाइम की डिफरेंस है। तो उसने कहा जी वीडियो कॉल थी, कहा जी डॉक्टर साहब आप अभी क्लिनिक पे हो, हॉस्पिटल में? जी मैं हॉस्पिटल में हूँ। तो एक बार बाहर जाके, आप टेलीफोन से कर रहे हो बात? हाँ जी, एक बार मेरे को बाहर का दृश्य दिखाओ। हुँ, तो बाहर दृश्य देखा, वो अमेरिका में बैठा है। हुँ, तो ये ऐसे ऐसे कारनामे काफी हो इनकी। अभी इनको सबका पता लग गया अभी कौन क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा है। तो मैं जी, वो जो लड़के जिनके केसेस भी अभी लगे हुए हैं, उनको भी यही अपील करूंगा भी, जिसने जो भी स्टोरी अपनी लगाई है उसके कागज अपने पक्के रखे, किसी के जी, बहकावे में ना आए, झूठे कागज ना बनाए भी। थोड़े दिन हुँ, शांत बैठो, कोई इस चक्कर में ना पड़ो कि तुम्हारी तारीख लगी और तुम पास हो जाओगे। ऐसा भी समय था 2 साल हुँ, पहले, 3 साल पहले, किसी को कुछ नहीं पता, किसी ने पूछ लिया जी भारत का राष्ट्रपति कौन है, जी सोनिया गांधी। प्रधानमंत्री कौन है, मनमोहन सिंह। ये भी बात बोली हुई है, उनके भी केस पास हो गए। तो हुँ, अब वो समय चेंज हो गया है। जी, बिल्कुल। और धर-पकड़ अभी चालू है, वैसा वहाँ चल रही है? कौन-कौन से अब शहरों मेरे में? पास से लुधियाना स्टेट से फोन आया था जी कि अंकल कोई ट्रक यहाँ से आता हो तो मुझे जरूर बुलाना। मैंने कहा भाई क्या बात होगी, तेरे तो केस लगा हुआ है जी। एक पुलिस वाला आया था और हमने उससे वैसे ही पूछ लिया भाई क्या हालात होने वाले हैं अब हुँ, सरकार चेंज हुई। तो उसने उसको बताया कि जी 1 वीक के बाद रेड्स पड़नी शुरू होनी है। कई जगह तो हो भी ली, तो इसलिए वो डरे हुए हैं बच्चे। तो वो कहते हैं जी हम तो अपने घर आ जाते हैं, बैठ जाते हैं, 1-2 महीना शांत हो जाते हैं। हुँ, 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 हुँ। अभी कुछ समय कुछ ज़्यादा माहौल में गर्मी रहेगी। पूरी गर्मी है जी, पूरे। और सब लोग असलियत में इंक्लूडिंग हम डरे हुए हैं। और ये हुँ, बात है कि जो गलती करे, ये नहीं है कि मुझे ग्रीन कार्ड मिल गया और मेरे पक्के पैर हो गए। अगर हम हुँ, भी गलती में पकड़े गए तो ग्रीन कार्ड को रिवोक कर देंगे उसी समय। ओह! हाँ, कोई सिटीजन है, कोई सोचे मैं सिटीजन हो गया, इनके लिए अब हुँ, कोई वो नहीं है, ये अपने तरीके से काम करेंगे। और इनका मुख्य, आपने देखा भी होगा कि जब उन्होंने घोषणा स्टार्ट की, सबसे पहले इसी मुद्दे से स्टार्ट की थी। जी, बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत बढ़िया। और कोई जानकारी आप देना चाहो अमेरिका के बारे में? बस मैं तो ये कहूंगा जी, मेरा डराने का मकसद नहीं है किसी को। बट मैं ये कहूंगा भी अपना ठीक ठाक जीवन जिए, कोई शराब पी के गाड़ी ना चलाए, किसी किस्म के क्राइम में ना फंसे अब। क्योंकि जो अब किसी क्राइम में फंस गया तो उसका निकलना नामुमकिन है। उस क्राइम हुँ, में उसको बेल नहीं मिलेगी, सीधा इमिग्रेशन के हवाले होल्ड कर देंगे। और ये क्या करेंगे, जैसे कैलिफोर्निया, इनसे डेमोक्रेट्स का स्टेट है जी, हुँ, यहाँ का मुख्यमंत्री ट्रम्प से विपक्ष पार्टी का है। बट वो जी, फेडरल एजेंसी यहाँ से पकड़ के और लुजियाना में और मिसिसिपी स्टेट्स में लेके जाएंगी, जेल में भी। हुँ, यहाँ से 2019 में सबसे ज्यादा बच्चे डिपोर्ट हुए थे।
जो बच्चे 2019 में डिपोर्ट हुए थे उनसे पूछो क्या हाल हुआ था। अब की बार उससे 200-300 गुना ज्यादा होने वाला है। ओ 200-300 गुना। गुना ज्यादा। वो तो उस टाइम तो उनको पता ही नहीं था। इन्होंने जो इनके ऑफिसर्स लगे हैं, इनको फुल पावर दे रखी है। कोई उनको पूछने की आवश्यकता नहीं, कोई उनको ये किसी को बताने की आवश्यकता नहीं। गलत किया ठीक किया उनसे कोई सवाल जवाब नहीं है। जी। और जो बॉर्डर जार नियुक्त किया है टॉम होमन, वो इसके काफी करीबी हैं, इमिग्रेशन के भी ऑफिसर रह चुके हैं वो। सर वो ये ऐसे मॉडल है जी। अगर एक छोटे बच्चे को एक देसी भाषा में कह रही मारने खागड़ आके छोड़ दे, तो मारना खागड़ है। वो छोटे बच्चे हैं 8 साल 10 साल के, भागो कहाँ भागोगे। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा ये तो भाई साहब, ये जो इतना ज्यादा क्रेज अमेरिका आने का, 40 लाख 50 लाख डोंकी के जरिए, ऐसा क्यों था? ऐसा क्या खास अमेरिका में है? वहां पर कितना कमा लेते हैं ये बच्चे जो आ रहे हैं, ऐसा क्यों था? देखो भाई साहब, बिल्कुल ठीक रेस था। और आम घर से बच्चा 1 एकड़ 2 एकड़ वाला के पास वहां ना तो कोई काम था और ना ही कोई भविष्य की उम्मीद थी। और हर आदमी अपने पिता को खेत में पुराने कपड़े मैले कपड़े पहन के देख के बड़ा हुआ है। जैसे जिस क्षेत्र से हम आते हैं, देहात के एरिया से, किसी भी बिरादरी का हो, गरीब से लेके कितने बड़ा जमींदार हो, गांव में हर आदमी ने अपने पिता को ऐसे मिट्टी के लथपथ कपड़ों में देखा है मेहनत करते हुए। तो सबका सपना होता है कि यार मैं कुछ करूं, मेरे माता पिता के लिए कुछ करूं। सबका मैंने पहले भी शायद आपको बताया कि हरियाणा वालों का पहला लव उसका पिता होता है कि मैं अपने पिता के लिए कुछ करूं। तो आते तो इसलिए थे बेहतर भविष्य के लिए। और या उनको, और वो अपनी जगह ठीक भी थे, क्योंकि वो 1 एकड़ 2 एकड़ या छोटा जिसके पास जमीन ही नहीं है, तो उसने तो वहां भी लेबर करनी है, दिहाड़ी करनी है जी, यहाँ भी दिहाड़ी करनी है। और वहां दिहाड़ी में कुछ भी नहीं है। यहाँ कम से कम एक आदमी दिहाड़ी करके अपने पूरे परिवार का, जैसे आर्मी में जाता है ना देहात का बच्चा, अगर यार मैं एक तो शहीद होऊंगा, मेरा पूरा परिवार सेट हो जाएगा, तो जी उस सिचुएशन में आते थे। मैंने आपका एक इंटरव्यू देखा था, शायद आप सरडा गांव में थे, और पता नहीं, मेरा तो पूरा परिवार आपका शुक्रगुजार है जी। मेरे बच्चे आए थे, तो किसी बुजुर्ग ने कहा था कि भाई मारा तो ना सोना, सारे की सारी हमारी युवा तो भागी आता है। तो हमने तो उसी जी दोनों भाइयों ने डिसाइड करके अपने बच्चे वापस भेजे, नहीं भाई वहां रहेंगे। और ठीक है काम, जिस कोई भी बच्चा आता है सब कहता है जी 5 साल लगाऊंगे उसके बाद आऊंगे, उसके बाद जी कोई नहीं आता जी। तो हमने तो कोई नहीं। अपने भेज दिया, मैं कहा जाओ भाई। और ग्रीन कार्ड अप्लाई करना था, मैं एनवेलप दिखाऊंगा, ऐसे कैसे बंद पड़े, पोस्ट करना था, मैंने पोस्ट नहीं किया। मैं कहा इनका ग्रीन कार्ड आ गया, फिर आ जाएंगे, वहां रहेंगे, अब थोड़े दिन तो दुखी हो जाएंगे, बट फिर भी अपने कल्चर में अपने लोगों के बीच में रहें, तो वो ज्यादा बेहतर है। तो मैं तो आपका शुक्रगुजार हूं हमेशा के लिए, मेरा परिवार भी। हर एक की अपनी सोच होती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो कितना ये ट्रक ड्राइविंग वाले अब कितना कमा रहे भाई साहब महीने में जो अमेरिका में? ठीक है भाई साहब, आप ये वीडियो डलवा के फिर वो बेचारे कहोगे भाई सारे कमारे मारे भाई, मैं क्या कभी अपने आड़ से भी रोक रहे। तो लेकिन सबके संपर्क अच्छा कमाते हैं, 5-6 लाख रुपए कमा जाए, लेकिन अगर अगर वो पैसा यही खर्चना हो तो फिर तो कुछ नहीं है। जी और जब अगर इंडिया जाए तो वो 1 के 90 बनते हैं जी, 86 बनते हैं। तो इसलिए ठीक है साहब, वो 8-8 10-10 बच्चे इकट्ठे रहते हैं, वो खर्चा कम करके अपने पास 100 रुपए 200 रुपए रखते होंगे जी, बाकी सारा पैसा अपने परिवार को भेजते हैं, मेहनत बहुत करते हैं। बिल्कुल। बहुत बढ़िया भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारियां दी। और बहुत सारे सवाल थे, कमेंट्स आ रहे थे बहुत सारे बच्चों के, कि जो बच्चे वहाँ कैंपों में हैं उनका क्या रहेगा जी, वर्क परमिट डोंकी वाला को मिला है उनको क्या रहेगा। कि यार आपने सारे समस्या दूर कर दिए। और एक आपने सही बात बताई कि जो क्रिमिनल टाइप के लोग हैं पहले उनको भेजा जाएगा। जी यानी जो बच्चे अभी वहां हैं वो बहुत सही तरीके से रहें, शांति से रहें, जी। लड़ाई झगड़ा और कोई भी कानून तोड़ने से बचें, ताकि बच वो फिर उसकी गिरफ्त में ना आ जाए। और अफवाहों से बचे। लीगल बात जो भी उनको पूछनी है अपने वकील से पूछे, क्योंकि पैसे वकील को दे रखे हैं। ये ट्रक पे कॉन्फ्रेंस लगा के ना पूछे, एक दूसरे से फोन करके ना पूछे, क्योंकि जी जिसको जिसका काम है उसी को उसके बारे में जानकारी है। अपने वकील से बात करें, हर छोटी से लेके बड़ी बात तक वकील से जरूर पूछे। जी बिल्कुल। बहुत धन्यवाद भाई साहब, बहुत अच्छी जानकारी दी आपने। और लगातार हम आपसे जुड़ते रहेंगे। बहुत धन्यवाद भाई साहब, थैंक यू, थैंक नमस्ते। यू, नमस्कार।